नमस्कार। एनडीटीवी इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप सवाल इंडिया का देख रहे हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन रिकॉर्ड चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में हो रहा है। शपथ समारोह में इंडिया गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और सांसद शामिल हैं। झारखंड के अलग अलग जिलों में बड़ी तादाद में जेएमएम के समर्थक भी रांची पहुंच रहे हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक आज सिर्फ हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आज बस हेमंत सोरेन की शपथ होने की बात हो रही है, क्योंकि खबरों के मुताबिक कांग्रेस कोटे से कौन कौन मंत्री बनेगा अभी तक वो फाइनल नहीं हो सका है, इसलिए दूसरे मंत्रियों का शपथ ग्रहण टाल दिया गया है। ऐसे में बाकी मंत्री फ्लोर टेस्ट के बाद शपथ ले सकते हैं। हमारे सहयोगी मनीष जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी, हेमंत सोरेन के लिए बड़ा दिन, इंडिया गठबंधन के लिए भी। महाराष्ट्र हारने के बाद कम से कम एक राज्य उनके पास अभी बचा हुआ है। बात कुल मिलाकर ये आती है कि जीतने के बाद भी जो समन्वय है, शायद उसकी थोड़ी अभी कमी दिखाई पड़ रही है। इस वजह से मुख्यमंत्री को अकेले शपथ लेना पड़ रहा है। देखिए, निश्चित रूप से अगर पूरा मंत्रिमंडल शपथ लेता है तो उसका एक अलग मैसेज आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं अंकित की पिछली बार यानी कि 2019 में भी जब हेमंत सोरेन ने शपथ लिया था तो उस समय भी दो ही लोगों ने, एक कांग्रेस के मंत्री रामेश्वर उरांव ने शपथ लिया था और साथ ही साथ एक आरजेडी से सत्यानंद भोक्ता ने शपथ लिया था। और जब सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया उसके बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। देखिए, यहाँ पर कोई मंत्रिमंडल को लेकर खींचतान नहीं है, नामों को लेकर जरूर पार्टियों के अंदर जो मंथन का दौर चल रहा है वो थोड़ा लंबा सा खींच रहा है, क्योंकि जो झारखंड में मुख्यमंत्री के अलावा केवल 12 कैबिनेट में मंत्री हो सकते हैं, जिसमें 6 झारखंड मुक्ति मोर्चा के, 4 जो हैं वो आपको कांग्रेस के और एक आरजेडी से और एक जो है इस बार चूंकि माले जीती है तो माले के कोटे में जाएगी। लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि माले जब भी जीतती है, किसी भी रूलिंग कोलिशन का वो पार्टनर होती है, तो वो कभी भी सरकार में शामिल नहीं होती है, उसका हमेशा सरकार को बाहर से समर्थन होता है। अब आप देख सकते हैं कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अभी जो मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है वहां पर अभी आए हैं। ममता बनर्जी वहां पर बैठी हुई हैं। कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी मंच पर मौजूद हैं। तो कमोबेश जो इंडिया अलायंस से अब हेमंत सोरेन भी मंच पर आ गए हैं। कल्पना सोरेन पहले से थी, वो सारे गेस्ट को रिसीव कर रही थी। हेमंत सोरेन का ये अंकित चौथी बार वो शपथ लेने जा रहे हैं। 2 बार तो उन्होंने 2019 और फिर 2024 में, आपको जैसा याद होगा कि जेल से आने के बाद लिया था। पहली बार उन्होंने 2013 में शपथ लिया था और उसके बाद जो है ये आज ये मिलाकर चौथी बार वो मुख्यमंत्री के रूप में चौथी बार वो शपथ ले रहे हैं। जी अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी अरवंश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरवंश, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि कौन कौन वहां पर पहुंच रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेताओं को न्योता दिया गया है, तो कौन कौन बड़े नेता अब तक वहां पहुंच चुके हैं, किस किस के आने की और उम्मीद लगाई जा रही है? देखिए, इंडिया गठबंधन के लगभग सारे नेता जो है, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मुलायम सिंह के ये तेजस्वी, ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है, ये सारे जो है गेस्ट पहुंच गए हैं। और अब से थोड़ी देर के बाद जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शपथ लेंगे और इसके बाद वो सीधा अपना कैबिनेट करेंगे और इसके बाद जो है शपथ के बाद जो है मुख्यमंत्री अपना पहला कैबिनेट जो है वो करेंगे और कैबिनेट में कई अहम फैसले जो है ये लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेंद्र तिवारी साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं इस वक्त हमारे साथ। झारखंड में कम से कम जो कहें इंडिया गठबंधन की साख बचा ली चुनाव जीतने के बाद, और खासतौर से ये बड़ी जीत है। नंबर्स को भी अगर आप देखें तो बड़ी जीत है और बहुत कम ऐसा हमने देखा है कि इंडिया गठबंधन या ऑपोजिशन अलायंस सत्ता में रहने के बाद वापसी दोबारा उस स्टेट में कर पाए, जो कि झारखंड में इस वक्त होता दिखाई पड़ रहा है। तो जीत तो बड़ी है, लेकिन फिर से बात वही होगी जैसे हरिवंश बता रहे थे, हेमंत सोरेन
मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, फिर अपनी पहली कैबिनेट करेंगे। कैबिनेट करेंगे किसके साथ? मंत्री तो तय हुए नहीं है। जी। दरअसल जो इशू है वो ये नहीं है कि पार्टी तय नहीं कर पा रही है। इशू ये है कि हेमंत सोरेन जिस तरह से चाहते हैं सारे समीकरणों को साधना इंडिया गठबंधन के जरिए, जिसमें क्षेत्रीय समीकरण, जातिगत समीकरण, तो उनके चलते ये चीज़ रुक गई है, क्योंकि कांग्रेस ने जो नाम आगे बढ़ाए थे उन नामों पर हेमंत सहमत नहीं है और हेमंत को लग रहा है कि और इस पर एक्साइज होनी चाहिए। सुबह 10 बजे तक का समय था कि 10 बजे तक आप भेज दीजिए, तो कांग्रेस भेज नहीं पाई है 10 बजे तक। इस वजह से ये हो रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि आपस में कोई खींचतान है, उसकी वजह से नहीं है। तो ये वजह है उनके अकेले शपथ लेने की। सर, लेकिन ये बताइए कि उनके अब जैसे अब कांग्रेस की बात है कि भाई किन लोगों को वहां पर रखना है, खींचतान चाहे मुख्यमंत्री का, क्योंकि अंत में तो नहीं तय करना है कौन उनके मंत्रिमंडल में होगा। 16 कांग्रेस के लोग जीत कर आए हैं। तो क्या कहीं ना कहीं ये माना जाए कि इस तरह के जो ऑप्टिक्स होते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, पहली बार इतनी बड़ी जीत के बाद आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो आप भी चाहेंगे कि आपका पूरा मंत्रिमंडल आपके साथ खड़ा वहां पर दिखाई पड़ता, तो एक मैसेज गलत जाता है कि देखिए शुरुआत में ही इनमें बन नहीं पा रही है। हाँ, जो स्ट्रांग मैसेज जाना था वो स्ट्रांग मैसेज नहीं दे पा रहे हैं, और उसकी वजह मैंने उसकी ऐसा नहीं है कि आपस में बन नहीं पा रही है। मैसेज वही जाएगा कि आपस में बनी नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। उससे मामला सिर्फ नामों को लेकर के है कि कौन से नाम किस उससे होना, किस क्षेत्र से कौन से नाम हो और कहाँ से। ऐसा नहीं हो कहीं किसी क्षेत्र से ज़्यादा रेपुटेशन हो जाए, किसी समुदाय का ज़्यादा हो जाए। तो ये सारी जो गणित बैठानी है उसमें थोड़ा समय लग रहा है, और कांग्रेस ने जो नाम दिए थे उन नामों पर हेमंत सहमत नहीं है, तो कांग्रेस फिर से उस पर एक्सरसाइज कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी अभी अपने नामों को तय करेगी कि और कौन इस पे आ सकता है, लेकिन क्या कहीं ना कहीं ये बात थोड़ी सी इस वजह से भी फंसी है क्योंकि कांग्रेस शायद उम्मीद लगाए बैठी थी कि उप मुख्यमंत्री पद का शायद मौका मिल जाए, जिसको हेमंत सोरेन ने सिरे से नकार दिया है कि मंत्री बनवा लीजिए, उप मुख्यमंत्री का कोई मतलब नहीं है, सारी सत्ता हमारे, मतलब पावर जो है वो सेंटर जो है वो एक ही रहेगा। नहीं, कांग्रेस ये चाहती जरूर थी उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये कोई इसकी वजह से चीजें नहीं फंसी हुई हैं। वो हेमंत ने मना कर दिया तो कांग्रेस उस पर अड़ी नहीं कि नहीं हमें डिप्टी सीएम चाहिए ही। दरअसल उसमें जो नामों को लेकर के है, जैसे जो एक नाम विधायक दल के नेता और प्रमुख पिछली बार रामेश्वर उरांव का था, तो रामेश्वर उरांव का नाम इस बार भी था, और रामेश्वर उरांव के नाम पर ही हेमंत को थोड़ी दिक्कत है, जिस वजह से ये रुका है। सर, मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहता हूं, हमारे साथ बने रहिएगा। शपथ ग्रहण समारोह में जाने से पहले हेमंत सोरेन ने अपने पिता शिबू सोरेन से आशीर्वाद लेकर वो निकले। शिबू सोरेन जिन्होंने झारखंड की राजनीति में एक जबरदस्त बदलाव लाया, और उसके बाद ही सोरेन परिवार को और हेमंत सोरेन को भी आज मौका मिल पा रहा है कि वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठ पाएं। उनकी पत्नी का बड़ा योगदान रहा, तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ खड़े हैं, पूरे परिवार के साथ खड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, एक जाते जाते मैं आपसे सवाल ये भी पूछना चाहूंगा, इंडिया गठबंधन पर इस जीत का आप क्या असर देख रहे हैं? ये तब हो रही है जब महाराष्ट्र में कांग्रेस की बड़ी हार हुई है, हर बाकी घटक दल जो इंडिया गठबंधन का है वो कांग्रेस पर सवाल उठा रहा है। ममता बनर्जी चाहती हैं कि अब वो इंडिया ब्लॉक को लीड करें, तो झारखंड में जो सरकार बन रही है उसमें कांग्रेस का छोटा हिस्सा जरूर हो, लेकिन कांग्रेस एक अहम दावेदार है, एक अहम जोड़ीदार है हेमंत सोरेन का, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जीत आप कहने को टेक्निकली इंडिया गठबंधन की जीत कह सकते हैं, लेकिन ये जीत हेमंत सोरेन की जीत है। और जिस तरह से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने यहाँ पर कैंपेन लीड किया है, उसमें कांग्रेस कहीं नहीं थी। कांग्रेस के लिए भी हेमंत सोरेन ने ही काम किया है। तो ये कहना कि ये इंडिया गठबंधन की जीत है, टेक्निकली बिल्कुल सही है कि इंडिया गठबंधन जीता है, लेकिन इसका फायदा कांग्रेस को उठाना चाहिए, इंडिया गठबंधन को उठाना चाहिए, लेकिन शायद मुझे लगता है कि वो उठा नहीं पा रही है। सारे लोग मौजूद होने से एक मैसेज तो जाएगा, बट वो मैसेज कितना मजबूत होगा जब महाराष्ट्र में इस तरह की खबरें आ रही कि उद्धव ठाकरे पर ये दबाव है कि वो अलग हो जाएं। ममता बनर्जी की तरफ से आज जिस तरह लोकसभा में, संसद में जो स्टैंड लिया गया, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये दिखाती हैं कि इंडिया गठबंधन थोड़ा कमज़ोर हो रहा है महाराष्ट्र के बाद। जी चलिए, महाराष्ट्र के बाद इंडिया गठबंधन जो है वो कमज़ोरी की तरफ ज़रूर बढ़ रहा है। ये वहाँ की कुछ तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, पूरी कवायद जो है वो शुरू हो रही है शपथ ग्रहण समारोह की। थोड़ी आवाज़ बढ़ाते हैं और ज़रा दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि शपथ ग्रहण समारोह जो है कम से कम 2 राज्यों के जो चुनाव 2024 का जो पूरा चुनावी प्रक्रिया है
वो अब झारखंड और महाराष्ट्र में जब सरकार बन जाएगी तो खत्म हो जाएगी। इस साल के खत्म होने के साथ साथ बीजेपी वहां पर अपनी कवायद में लगी है, लेकिन कम से कम इंडिया गठबंधन में ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि हेमंत सोरेन की जीत है। हेमंत सोरेन ही इसके हीरो हैं इस जीत के, और इसी वजह से हेमंत सोरेन आज शपथ यहां पर मुख्यमंत्री पद की ले रहे हैं। जरा सुनवाते हैं आपको इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है। प्रयोग करते हुए श्री हेमंत सोरेन को झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता हूं। संतोष कुमार गंगवार, राज्यपाल झारखंड। ऑर्डर नंबर वैधा 26/2024 3042 GS Ranchi dated 27/11/2024. I, Santosh Kumar Gangwar, Governor of Jharkhand, in exercise of powers vested in me under Article 164(1) of Constitution of India, appoint Shri Hemant Soren as Chief Minister of Jharkhand State. Santosh Kumar Gangwar, Governor of Jharkhand. माननीय मुख्यमंत्री मनोनीत श्री हेमंत सोरेन जी से अनुरोध है कि वे शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं अपना नाम हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि संविधान के प्रति मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्धि अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अपना नाम हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय झारखंड के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी प्रकार व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पहले साइन कर लो। झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन की शपथ। झारखंड में तीसरी बार चौथी बार शपथ ले रहे हैं और मुख्यमंत्री पद हेमंत सोरेन
ग्रहण कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो जैसे हम पहले बात कर रहे थे, इंडिया गठबंधन का जो राज्य है, कम से कम एक राज्य में उन्होंने सत्ता में रहते हुए वापसी की है। हेमंत सोरेन को जेल भेजने के बाद ये एक बड़ा रेफरेंडम तौर पे चुनाव लड़ रहा था। जिस तरीके से दिखाई पड़ा कि आदिवासी बहुल सीटों पर कम से कम हेमंत सोरेन का बिल्कुल वर्चस्व दिखाई पड़ा। 28 में 27 सीटें जीते हैं। सिर्फ एक सीट चंपई सोरेन, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन की पार्टी में होते थे, छोड़कर बीजेपी में चले गए जब उनसे मुख्यमंत्री पद से हटने को कहा गया। उसके बाद से ये जो पूरा घटनाक्रम चला उसमें हेमंत सोरेन ने एक ज़बरदस्त जीत उनकी पार्टी ने हासिल की है। 81 सीटें कुल झारखंड में, 56 जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ। चलते हैं सीधे हमारे साथ हमारे जो गेस्ट जुड़े हुए राजेंद्र तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार। राजेंद्र जी, क्या क्या चुनौतियां आप आने वाले समय में देखते हैं हेमंत सोरेन के लिए झारखंड में? एक बार फिर से उन्हें मौका तो ज़रूर मिला है, लेकिन जिस तरीके का हमने कैंपेन पूरा देखा, एक बड़ा पोलराइजिंग कैंपेन था। कहा जा रहा था कि बीजेपी का जो इन्फिल्ट्रेशन का कैंपेन था वो विफल हुआ है, वो लोग नहीं समझे हैं। तो आगे आप किस तरीके से सरकार को देखते हैं सर? देखिए, वो कैंपेन तो भारतीय जनता पार्टी जारी रखेगी और उसके संकेत उसने ये दिए हैं कि राज्यपाल ने शपथ से पहले ही चिट्ठी लिख करके ये कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये मुद्दा खत्म होने वाला नहीं है चुनाव के साथ। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को गर्म रखेगी और ये वाकई में हेमंत सोरेन के लिए एक चुनौती है। और इस चुनौती को चुनाव में उन्होंने बहुत तरीके से, आप ये कहें कि मजबूती के साथ उसका सामना किया और यहाँ पर वो पोलराइजेशन नहीं हो पाया। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में भी क्या वो उनकी नीतियाँ, उनके जो फैसले होंगे, वो फैसले भारतीय जनता पार्टी के इस नैरेटिव को जमीन पकड़ने देने में विफल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा टेस्ट उनका ये है। और दूसरा ये कि एक बड़ी उम्मीद लोगों की है यहाँ पर। एक तो रोजगार का मसला है, रोजगार का मसला बड़ा मसला है, स्थानीयता का मसला है, आदिवासी अस्मिता का मसला है। ये सारे इशू ऐसे हैं जिनके चलते हेमंत सोरेन को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव को मौत देने में मदद मिली है। तो उनको अब इन इश्यूज पर एक्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं आने वाले दिनों में, उस पर ये निर्भर करेगा। उस पर यह बात भी निर्भर करेगी कि हेमंत सोरेन का कद क्या इंडिया गठबंधन में और बढ़ने वाला है। अभी तो बढ़ा हुआ है। आने वाले दिनों में क्या वो देश के आदिवासी समुदाय जो है उसके एक छत्र नेता के तौर पर स्थापित हो पाएंगे? ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो पहले ऐसे आदिवासी नेता हैं जिन्होंने अपने बूते यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कैंपेन के खिलाफ दूसरी बार चुनाव जीता है। 2019 में जीता था, 2024 में जीता है। लेकिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी। इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी कि वो खुद चुनाव हार गए थे जी। इस बार वैसा कुछ नहीं था। इस बार एंटी इनकम्बेंसी का सामना तो हेमंत सोरेन को करना था। लेकिन जब मैं राज्य घूमा, मुझे कहीं एंटी इनकम्बेंसी हेमंत के खिलाफ दिखाई नहीं दी। तो ये उनका एक प्लस पॉइंट रहा। हमें लगता है कि जो दूसरी पारी इस 5 साल में रही उनकी, जब जेल से वापस आए उसके बाद जो उनके सोशल वेलफेयर स्कीम्स रहीं, उन्होंने काफ़ी हद तक एंटी इनकम्बेंसी को ख़त्म कर दिया और एक उनके प्रति लोगों का लगाव दिखाई दिया। मैं गांव में आप जाइए, जो आदिवासी बस्तियां हैं, अल्पसंख्यकों के यहाँ, ओबीसी, यहाँ तक कि जनरल कम्युनिटी में जो पुरुष मतदाता थे, उनका ये कहना था कि हमारे घर की महिलाएं हो सकता है हेमंत को वोट दे दें। ये आशंका जता रहे थे लोग। तो इस तरह का माहौल एक हेमंत ने इस बार क्रिएट कर दिया था। जी, तो एक बड़ी जीत है, काफ़ी सारे वादों की जीत है और देखना होगा कि उसको अब आगे किस तरीके से हेमंत सोरेन बढ़ाते हैं। और साथ ही साथ अहम बात ये भी है, जैसे हम बात कर रहे थे कई राज्यों की, जैसे मध्य प्रदेश ही है और उसके साथ साथ जो बाकी राज्य हैं, वहाँ पर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, क्या हेमंत सोरेन वहाँ पर भी एक तुरुप के इक्के की तरह इंडिया ब्लॉक के लिए स्थापित हो सकते हैं? बड़े खिलाड़ी के तौर पर पूरे देश में एक ट्राइबल नेता के तौर पर खड़े हो सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल होगा। राहुल गांधी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, बाकी सारे विपक्ष के नेता भी यहाँ पर इस शपथ ग्रहण समारोह में दिखाई पड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है।
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हो सकेंगे, इस तरीके का सूत्र बता रहे हैं। बीजेपी क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री पद अपने पास रख रही है और देवेंद्र फडणवीस इस रेस में सबसे आगे। एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री होंगे, अजीत पवार भी उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उनके पास वित्त मंत्रालय रहेगा। 2 दिसंबर को ही शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। महाराष्ट्र में महायुति के बड़े नेता एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार आज दिल्ली शाम 6 बजे पहुंच रहे हैं, जहां बीजेपी आलाकमान से उनकी मुलाकात होगी। जानकारी के मुताबिक ये सारे लोग अमित शाह के घर पर महायुति के नेताओं की बैठक में शामिल होंगे और उसके बाद तय होगा कि महाराष्ट्र में जो सरकार है उसकी रूपरेखा क्या होगी। जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, तो ये लगभग तय माना जाए देवेंद्र फडणवीस की वापसी मुख्यमंत्री पद के लिए, और वहीं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डेप्यूटी मुख्यमंत्री, यानी कि बस बीजेपी और शिवसेना में अदला बदली हुई है, बाकी स्वरूप वही रहेगा। हाँ बिल्कुल, अदला बदली तो हुई है। कल जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ये ऐलान किया कि वो सीएम पद की रेस से बाहर हैं, तो ऐसे में अब ये गेंद बीजेपी के पाले में आ गई है कि बीजेपी अपनी ओर से किसे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती है। और इस रेस में सबसे आगे, सबसे बड़े फ्रंट रनर जो हैं देवेंद्र फडणवीस ही हैं, जो कि 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के। मैं इस वक्त बीजेपी दफ्तर के बाहर ही मौजूद हूँ और यहाँ पर तो बैनर पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। आप देखिए सामने की तरफ ये बैनर लगा हुआ है जहां पर फडणवीस की तस्वीर के साथ नीचे लिखा गया है भावी मुख्यमंत्री। तो कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेतृत्व के बीच में यही सेंटीमेंट है, यहां पर ऐसी भावना है कि देवेंद्र फडणवीस ही फिर से एक बार मुख्यमंत्री होने चाहिए और इसको लेकर तैयारियां भी एक तरह से यहां पर शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी का दफ्तर तो जिस दिन चुनाव नतीजे आए थे तब से जो सजाया गया है तो वैसा ही सजा हुआ है, लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि जो पिछली सरकार का फॉर्मूला था 1 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, वो फॉर्मूला इस सरकार में भी रखा जाएगा। एक बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, शिवसेना का उप मुख्यमंत्री होगा और एनसीपी का उप मुख्यमंत्री होगा। जहां तक एनसीपी के उप मुख्यमंत्री का सवाल है तो स्पष्ट हो चुका है कि अजीत पवार उप मुख्यमंत्री होंगे। शिवसेना की ओर से एकनाथ शिंदे का नाम सूत्र जरूर बता रहे हैं, लेकिन उनके नाम के पहले नाम श्रीकांत शिंदे का भी आया था, उनके बेटे का, कि उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन शिवसेना में ही उनके नाम को लेकर विरोध हुआ और जो शिवसेना के आला नेता हैं वो चाह रहे थे कि एकनाथ शिंदे ही उप मुख्यमंत्री रहने चाहिए। तो एक बात तो ये तय हो गई है। अच्छा, आज जो बैठक होगी उस बैठक में 2 बातें तय होने वाली हैं। एक तो ये कि तीनों ही जो बड़े घटक दल हैं महायुति के, उनमें किसको कितने मंत्रालय मिलने वाले हैं, कितने मंत्री पद मिलेंगे। तो जो सूत्र बता रहे हैं, बीजेपी जो कि सबसे बड़ी पार्टी है उसको 22 मंत्री पद मिलेंगे। उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है शिवसेना, उसको 12 मंत्री पद मिलेंगे। और जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है अजीत पवार वाली एनसीपी, उस पार्टी को 9 मंत्री पद मिलने वाले हैं। ये तो एक बात हुई। अब मंत्रालयों को लेकर भी जो है चर्चा होने वाली है कि कौन सी पार्टी को कौन सा मंत्रालय मिलने वाला है। तो जो जानकारी मिल रही है कि वित्त मंत्रालय जो एक बेहद अहम मंत्रालय है वो अजीत पवार के पास जाएगा। अजीत पवार पहले भी कई बार वित्त मंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, वो उनको मिल सकता है। दूसरा अहम मंत्रालय नगर विकास मंत्रालय है, वो एकनाथ शिंदे के पास जा सकता है। नगर विकास मंत्री पहले भी एकनाथ शिंदे रह चुके हैं और बाकी मंत्रालयों के बंटवारे के ऊपर भी चर्चा होगी। तो ये एक बात है जो आज तय हो सकती है। दूसरा कि सीएम पद का चेहरा कौन होगा। बीजेपी के पाले में गेंद है, बीजेपी को ही अपना सीएम बनाना है, तो कौन सा नाम है उस नाम पर भी जो है आज हो सकता है मुहर लग जाए, लेकिन उसका सार्वजनिक ऐलान हो सकता है कि आज नहीं होगा। कल या परसों में विधायक दल की बैठक होगी महाराष्ट्र में। जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं वो महाराष्ट्र आएंगे, मुंबई आएंगे। मुंबई में तमाम विधायकों को बुलाया जाएगा बीजेपी के, उनकी बैठक होगी और उस बैठक में विधायक दल के नेता का नाम चुना जाएगा और जो भी विधायक दल का नेता चुना जाएगा वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा। तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर देवेंद्र फडणवीस का नाम है। जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर सेंटीमेंट्स उन्हीं को लेकर हैं और वही प्रमुख रणनीतिकार रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव के दौरान। उनकी कप्तानी में ही बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ा है और ऐसे में वही फ्रंट रनर माने जा रहे हैं। लेकिन एक आशंका सिर्फ इतनी जताई जा रही है कि अगर केंद्रीय नेतृत्व एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ वाला फॉर्मूला अपनाता है तो फिर उनका पत्ता कट सकता है, लेकिन इसकी संभावना काफी कम नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके की, जहां पर एक धमाका हुआ जिसकी जांच के लिए अब एनएसजी की टीम वहां पहुंच चुकी है। साथ ही डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है, पूरे इलाके की जांच हो रही है। बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचा हुआ है। एक मिठाई की दुकान के पास आज तेज धमाका हुआ, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। ऐसा ही पाउडर प्रशांत विहार सीआरपीएफ स्कूल के
पास 20 अक्टूबर को हुए धमाके में भी मिला था। कई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय कंपनियों ने अदानी समूह में अपना भरोसा जताया है। अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने कहा है कि अमेरिका में लगे आरोपों के बावजूद समूह का भरोसा कायम है। अप्रैल 2022 में IHL ने अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन में 50 करोड़ रुपए का निवेश किया था। कंपनी ने अडानी एंटरप्राइज में भी $100 करोड़ का निवेश किया है। IHL के अलावा श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी ने भी अडानी समूह के साथ साझेदारी पर अपना भरोसा जताया है। वहां कोलंबो टर्मिनल के लिए समूह का $100 करोड़ का निवेश है और श्रीलंका ने कहा है कि वो इसे जारी रखेगा। इसी तरह तंजानिया सरकार ने भी कहा है कि अडानी समूह के साथ उसका समझौता चलता रहेगा। इसी साल मई में तंजानिया और अडानी ग्रुप के बीच दर असलाम पोर्ट को ऑपरेट करने का 30 साल का रियायती समझौता हुआ था। इस बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि हमें अडानी समूह के साथ रिंगम पोर्ट को लेकर समझौता 5 साल और बढ़ाने और दिसंबर तक पोर्ट चालू करने का समझौता किया है। 2028 दिसंबर तक दूसरा और तीसरा चरण पूरा होगा और इसके लिए 1000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इस पोर्ट की क्षमता 30 लाख TEU बढ़ जाएगी। ये मील का पत्थर विकास और ग्लोबल कनेक्टिविटी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है। वहीं शेयर बाजार आज गिरा, लेकिन अडानी ग्रुप के कई शेयरों में उछाल दिखाई पड़ा। साफ है कि अडानी ग्रुप पर शेयर बाजार का भरोसा जो है वो बरकरार है। अडानी एंटरप्राइज 1.63% बढ़ा, वहीं अडानी ग्रीन 10%, अडानी पावर 6.41%, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस 10%, अडानी टोटल गैस 14.82%। हंगामे के कारण आज भी लोकसभा और राज्यसभा में कोई काम नहीं हो सका। अडानी के मुद्दे पर विपक्ष के खेमे जो है वो बैकफुट पर दिखाई पड़ा। TMC ने कांग्रेस से अलग राह पकड़ ली है और उसने कहा है कि उनकी पार्टी कांग्रेस के एक तरफा फैसलों को मानने को बाध्य नहीं। TMC ने संसद को चलते रहने शीतकालीन सत्र में लोगों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। हमारे साथ हैं TMC के मुख्य प्रवक्ता और सांसद कीर्ति आजाद। जो कांग्रेस का जो स्टैंड है अडानी के मुद्दे को लेकर संसद नहीं चलने दे रहा है, क्या आप लोग का पार्टी की क्या राय है TMC की? हमारी राय है कि हम जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाएंगे और जो सौतेला व्यवहार पश्चिम बंगाल के साथ किया जा रहा है उस विषय को यहाँ पर उठाना। आवास के पैसे नहीं दिए जा रहे। पिछले 2021 से जब से भारतीय जनता पार्टी हारी है 1,80,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा बकाया है जो GST का है और अन्य है। तो इन सब चीज़ों को लेना है। बेरोज़गारी का मुद्दा है, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, DAP नहीं मिल रही है किसानों को, राबी का फसल लगा हुआ और चावल और आलू के लिए जो सभी लोग भारत में खाते हैं उन लोग के लिए। तो ये सारे विषय हैं जो देश से जुड़े हुए। तो इन विषयों को हम उठाएंगे और हमें पूरा भरोसा है कि बाकी भी विपक्षी पार्टियां जो होंगी वो मिलकर इसके ऊपर हमारा समर्थन करेंगे। कांग्रेस जिस तरह से फोकस कर रही है खास तौर से अडानी के मुद्दे को लेकर JPC की मांग कर रही है, तो क्या माने कि सर उससे पार्टी की राय आप लोग के अलग है उससे? सर आप आम आदमी जुड़े हुए ज़्यादा बुरे कि संसद कम से कम चलने दिया जाए? नहीं, संसद चलने दिया जाना चाहिए और इस विषय के ऊपर एडजर्नमेंट मोशन दिया जाए। कांग्रेस को यदि करना है तो इसको करें। और साथ ही साथ इन्होंने न समय दिया और जब बुलाया तब तक बड़ी देर हो चुकी थी जब सबको मिलकर बैठ के बात करना था। हमारा मुद्दा मुख्य रूप से ये है कि जनता की बातें हों, पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई बातें हों जो हम सामने लाएं और लोगों को बताएं कि किस प्रकार से सौतेला व्यवहार यह सरकार कर रही। लेकिन कांग्रेस एक मुद्दे को लेकर जितना जोर दे रही है वो क्या कहेंगे आप सर? एक थूप रही है? मुझे उसमें कुछ नहीं हुआ, आप कांग्रेस से जाकर पूछें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जर्मनी पहुंच गए हैं। UK के बाद जर्मनी में भी मुख्यमंत्री का गर्मजोशी स्वागत हुआ। जर्मनी के म्यूनिक में भारत के
महावाणिज्य दूत शत्रुघ्न सिन्हा और इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष राणा हरगोबिंद सिंह ने जोरदार स्वागत किया। हेलो मोटो। मोटोरोला एज 50 प्रो, दुनिया का पहला AI पावर्ड प्रो ग्रेड कैमरा। अब मोटोरोला आज का सवाल क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र में कौन होगा अगला मुख्यमंत्री?